ठीक है जी। तो कल हम लोग क्या चर्चा किए थे? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। और हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना प्रोटॉन होता है? एक प्रोटॉन होता है कि नहीं? हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूम रहा है? नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। इसके अंदर एक प्रोटॉन भी है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास हम बोले थे बहुमंजिला इमारत है यहाँ, मतलब बहुत सारा मंजिल है। इलेक्ट्रॉन किसी भी मंजिल में रह सकता है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, किसी में भी रह सकता है। तो हम लोग मान लिए कि इलेक्ट्रॉन nवीं मंजिल में है। किस में है? nवीं मंजिल में है। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो इस कक्षा का कुछ तो होगा त्रिज्या, ठीक है। तो इस कक्षा की त्रिज्या क्या आई थी? 0.5 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम आया था। n स्क्वायर भी था, 0.5 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अब देखो, प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है तुमसे परीक्षा में, बोलेगा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो त्रिज्या होती है वह समानुपाती होता है। 4 गो ऑप्शन दे देगा। देखो, एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या समानुपाती होता है। 4 गो ऑप्शन दे देगा। क्या होगा आंसर? हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या समानुपाती होती है किसके? n के n पे पावर -1 के, n स्क्वायर के n पे पावर -2 के। क्या होगा? n स्क्वायर के, है ना। देखो, त्रिज्या किसके समानुपाती है? n स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन सब पूछा जा सकता है, समझ गए। फॉर्मूला याद रहेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो त्रिज्या होती है किसकी समानुपाती है? किसका समानुपाती है बाबू? n स्क्वायर का समानुपाती है। देखो, फॉर्मूला में भी n स्क्वायर आया है, तो n स्क्वायर का समानुपाती हुआ कि नहीं हुआ? बुझ गई ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका रिलेशन इस प्रकार से रहता है फॉर्मूला से, समझ गया ना। फॉर्मूला से रिलेशन रहता है क्वेश्चन का। इसका आंसर बताओ दूसरे वाले का। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है किसके? यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और यहाँ है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसके समानुपाती होगा? बोलो जल्दी से, कोई बोलो। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? n के? क्या गगन सिंह? देखिए जी,
इसके लिए ऊर्जा का सूत्र लिखो, E बराबर क्या होता है -13.6 बट्टे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। अब ये देखो n स्क्वायर जो है गणेश जी, ये n स्क्वायर किस में है, बट्टे में है, इस n स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए तो क्या होगा n पे पावर -2, ये जो बट्टे में 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n पे पावर -2, तो किसके समानुपाती हो गया ऊर्जा, n पे पावर -2 के। फॉर्मूला से बनता है बाबू इसा n पे पावर -2 के, समझ गया। अब देखो ये जो 2 को हम लोग फॉर्मूला निकाले, त्रिज्या का फॉर्मूला निकाले आर का, और जो ऊर्जा का फॉर्मूला निकाले हैं, इन दोनों को निकालने के लिए हम लोग 2 को संबंध लिखे थे। कौन कौन? पहला लिखे थे फोर्स वाला, पहला क्या लिखे थे, फोर्स वाला। कैसे बराबर किए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगेगा, कूलम्ब बल लगेगा। और जब भी कोई भी पिंड वृत्तीय पथ में रहता है तो इस पर अभिकेंद्रीय बल भी लगता है, तो दोनों बल क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या किए थे, पहला समीकरण बनाए थे, अभिकेंद्रीय बल बराबर कूलम्ब बल। कूलम्ब बल कितना लगा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ गुने Q1 गुना Q2 E गुना E बट्टे R²। एक समीकरण तो ये बना दिए थे, अभिकेंद्रीय बल बराबर कूलम्ब बल। और दूसरा समीकरण बनाए थे जो बोर का दूसरा सिद्धांत था, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, H/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, समझ गया ना। तो दूसरा समीकरण बनाए थे कोणीय संवेग मतलब कि MVR बराबर क्या होगा, H/2 पाई का पूर्णांक गुणज, तो NH/2 पाई। ये 2 समीकरण बनाए थे, दोनों को हल करके हम लोग ये 2 निकाले थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाले थे और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाले थे। ये सब मान कैसे आया था, तो मान आया था बाबू इसमें बहुत सारा चीज़ कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट का मान रखेंगे तो ये सारा चीज़ आ जाएगा, समझ गया। यहाँ खाली क्या होगा, n बदलेगा, यहाँ पे क्या होगा, खाली n बदल रहा है। और n जो है, n क्या है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है उसी का मान जो है वो n होता है, समझ गया कि नहीं। आज देखो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग कक्षा का ऊर्जा ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की अलग अलग कक्षा का ऊर्जा ज्ञात करेंगे आज। देखो इसको भी मिटा, ठीक है। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन परमाणु है, ये क्या है बोलिए,
बोर मॉडल जो है केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही वैलिड है, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए सत्य है, बाद बाकी में फेल कर जाता है ना। बोर का थ्योरी भी बाकी परमाणु के लिए फेल कर जाता है, इसी के लिए सत्य है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एगो प्रोटॉन है, चलिए रहने दीजिए। अब इसकी ये पहली कक्षा है, ये n बराबर है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरा मंजिल है, ये चौथा मंजिल, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। हमको पहली कक्षा का ऊर्जा निकालना है। यदि n बराबर 1 हो, En का मान है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको पहली कक्षा में निकालना है, किस में निकालना है? पहली कक्षा में क्या होता है, n बराबर 1, तो E1 कितना हो गया? -13.6/n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो पहली कक्षा की ऊर्जा क्या हो गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में ऊर्जा क्या होगी? तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा, इसमें क्या होता है, n बराबर 2, तो E2 बराबर क्या होगा? -13.6 n का मान 2 रखो, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? -13.6/4, ये हो जाएगा तुमको -3.4, तो E2 कितना आ गया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में ऊर्जा क्या होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली कक्षा में ऊर्जा क्या थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी तरह से तीसरी चौथी में निकालेंगे, निकालो तो। दूसरी कक्षा को ठीक है जी। तो दूसरी, याद रखना है, दूसरी कक्षा को प्रथम उत्तेजित अवस्था भी कहते हैं। दूसरी कक्षा को प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अब तीसरी कक्षा में निकालिए तो क्या आया ऊर्जा? हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, 1.5, माइनस में 1.5। तीसरी कक्षा को बोलेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। अंग्रेजी में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो n का मान 3 डाल देंगे। प्रथम को कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। तो E3 का मान क्या हो गया? -13.6/3 का स्क्वायर, -13.6/9, तो -1.5 इलेक्ट्रॉन। तो E3 आ गया -1.5 इलेक्ट्रॉन। अब चौथी कक्षा का निकाल लो। 4 कक्षा का याद रखते हैं ऊर्जा। चौथी कक्षा का ऊर्जा क्या आया? चौथी कक्षा को तीसरी उत्तेजित अवस्था भी कह सकते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हाँ,
तो फोर्थ ऑर्बिट को हम लोग थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। n का मान 4 रखें तो E4 का मान कितना आएगा, -13.6/4 का स्क्वायर, -13.6/16 -0.85। तो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आ गई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इन 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा याद रखेंगे। देखो अब ये उत्तेजित अवस्था का क्या मतलब है, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं अंग्रेजी में। इसका क्या मतलब एक्साइटेड स्टेट का, देखो इसका मतलब अब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी भी अवस्था में हो सकता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, किसी भी कक्षा में हो सकता है। अब होता क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, तो ये अभी नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉन क्या अभी नॉर्मल है, इसके पास अभी ज़्यादा ऊर्जा वगैरह नहीं है। यदि इसको बाहर से किसी भी तरह से परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाए, जैसे मान लो अभी लाइट सब जल रहा है, तो आसपास जितना भी मोबाइल फ़ोन है तो इसमें भी परमाणु है कि नहीं, सब चीज़ परमाणु से बना है। तो इसका परमाणु को वहाँ से ऊर्जा मिल गया, वो लाइट से, समझ गया ना। इसका जो अभी मोबाइल फ़ोन का परमाणु होगा उसको ऊर्जा मिल गया किससे, लाइट से मिल गया। तो जब भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाता है बाहर से, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा मिल गया है तो क्या करना चाहेगा, थोड़ा ऊपर जाना चाहेगा। ठीक है, इसको ऊर्जा मिला तो ये उछल करके चल जाता है ऊपर, अब किसी भी अवस्था में जा सकता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये उत्तेजित हो गया, थोड़ा ऊर्जा प्राप्त करके क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। उत्तेजित हो गया तो ये इधर 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 किसी में भी भाग सकता है ना। जब तक ऊर्जा रहेगा तब तक रहेगा उत्तेजित अवस्था में। अगर इसमें गया तो ये प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो n बराबर 2 को क्या कहेंगे, प्रथम उत्तेजित अवस्था। इसमें चल गया तो ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था है ना, क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करके गया, थोड़ा उत्तेजित होके गया है, क्या समझे, इसीलिए इसको उत्तेजित अवस्था कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, समझ गए। अगर इसमें चला गया, चौथा में चल गया, तो ये तृतीय या तीसरा उत्तेजित अवस्था हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ परमानेंट नहीं रहता है, परमानेंट यहाँ नहीं रहता है, फिर क्या होगा, यहाँ पे जो पहुँचा है उसका ऊर्जा का कहीं ना कहीं नाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊर्जा का नाश होगा तो वापस ही नीचे गिर जाएगा, समझ गया ना। तो एक बार ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और बाद में फिर ऊपर से नीचे गिरता है। मान लो यहाँ से यहाँ गिर गया, तो जब ऊपर से नीचे गिरता है तब रेडिएशन बाहर निकालता है, तब क्या बाहर निकालता है, रेडिएशन बाहर निकालता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम, जो कहे थे, है ना, पीछे लिखा है ना कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है, समझ गया। रदरफोर्ड का मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। तब ये रेखीय स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम इस प्रकार से ही बनता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा प्राप्त करके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और वापस फिर अपने मूल अवस्था में आना चाहता है, वापस से अपने मूल अवस्था में आना चाहता है। और इस दौरान क्या निकालता है बाहर, रेडिएशन बाहर निकालता है, विकिरण बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ से इसमें आया, अगर मान लो चौथी से तीसरी मंजिल पे आ जाए तब एक प्रकार का रेडिएशन निकालेगा, चौथी से आ जाए सीधे दूसरी पर, चौथी से चले जाए पहले पर, तो अलग अलग प्रकार का क्या निकालेगा, रेडिएशन निकालेगा। और कुल मिलाकर के जो रेडिएशन है इसी को हम लोग बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम, इसी को क्या बोलते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी इन सब पे चर्चा करेंगे। तो उत्तेजित अवस्था क्या होता है, समझ गया ना, समझ गए सब लोग। पूजा, सपना और कौन सब है, जूही, जूही कोई नहीं है, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रॉन का पहली कक्षा में क्या ऊर्जा आया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आया, और चौथी कक्षा में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है।
अगर ऊर्जा का स्तर बनाए तो इस प्रकार से देखो ऊर्जा का स्तर बना सकते हैं। सबसे नीचे -13.6, ठीक है। अच्छा देखो, माइनस में जितना बड़ा संख्या होता है उतना छोटा होता है, मैथ में पढ़ा होगा। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतना छोटा। इन सब में बोलेगा सबसे बड़ा ऊर्जा कौन है जी, तो ई है, -0.85 ये सबसे बड़का ऊर्जा है, ये सबसे छोटा ऊर्जा है -13.6। तो सबसे छोटा है तो सबसे नीचे दिखाएं, इसके ऊपर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0, फिर इस प्रकार से। पांचवी और छठी ऊर्जा हम लोग नहीं निकाले, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये है n बराबर 1, ये है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6, ठीक है। ध्यान देना है जी बाबू, ध्यान दो। तो ये सब हो गया इलेक्ट्रॉन का अलग अलग मंजिल। हम बोले ना इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा मंजिल होता है। ये हो गया पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 मंजिल दिखाई है इसमें। अब देखो इसमें अलग अलग सीरीज बनता है। पहला बनता है लाइमन सीरीज, ध्यान देना, लाइमन श्रेणी। रेखीय स्पेक्ट्रम जो है ना बाबू, उसी में आएगा लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज। ये क्या होता है लाइमन श्रेणी, क्या होता है लाइमन सीरीज? देखो अभी अभी हम लोग जाने कि इलेक्ट्रॉन यदि अपने मूल अवस्था में, मूल अवस्था मतलब n बराबर 1 में है, और उसको कहीं से भी ऊर्जा मिल जाए तो वो ऊर्जा प्राप्त करके अपने ऊंची अवस्था में चला जाएगा। किसी भी ऊंची अवस्था में चल गया, हो सकता है n बराबर 2 में चल जाए, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसको ऊर्जा मिला तो किसी भी ऊंची अवस्था में छलांग मार के चल जाएगा। दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में, चौथे में, पांचवी में, छठी में, या इसके ऊपर भी जा सकता है। हम लोग मान लेते हैं कि चलो भैया इलेक्ट्रॉन चल गया छठी अवस्था में। अब क्या होगा, छठी से ये वापस आना चाहेगा अपनी मूल अवस्था में। तो मान लो छठी से डायरेक्ट जंप मार दिया पहली अवस्था में, ठीक है। या ऐसा कर सकता है इलेक्ट्रॉन, छठी से आएगा पहले पांचवी में, अब पांचवी से डायरेक्ट जंप मार देगा पहली में, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, छठी से मार दे जंप एक बार चौथी मंजिल पे, और चौथी से जंप मार दे पहली मंजिल पे। फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, छठी से जंप मारेगा तीसरी पर, और तीसरी से जंप मार देगा पहली पर। या इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, छठी से मारेगा दूसरी पर, और दूसरी से जंप मार देगा पहली पर, ठीक है ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊंची अवस्था से, ऊंची ऊर्जा की अवस्था से n बराबर 1 में जंप मारता है, तब जो श्रेणी बनता है उसको हम लोग लाइमन श्रेणी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोलो, लाइमन श्रेणी कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊर्जा की अवस्था से, है ना, अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है, तो उस श्रेणी, तब जो इसमें से रेडिएशन, ये सब जब भी नीचे गिरेगा, यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, रेडिएशन बाहर निकल रहा है, विकिरण बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार का जो विकिरण होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। और ये एक प्रकार का रेखीय स्पेक्ट्रम है। इसको लाइन से भी समझ सकते हैं, देखो ये लाइन से दिखाए हैं, ये रेखीय स्पेक्ट्रम है, समझ गया ना। इसमें अलग अलग कलर बनेगा, अलग अलग कलर सब बनता है, ठीक है। तो लिखेंगे लाइमन श्रेणी, लिखेंगे लाइमन श्रेणी है। हाँ फिगर बनाएंगे, फिगर बाद में बना लेना कोना में, पहले लाइमन श्रेणी लिखो। लिखेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से
अपने मूल अवस्था n बराबर 1 को मूल अवस्था कह सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन अपने उत्तेजित अवस्था से अपने मूल अवस्था, कोष्ठ में लिख दो पहली कक्षा, मूल अवस्था का मतलब क्या हो गया? पहली कक्षा, है ना। मूल अवस्था का मतलब पहली कक्षा में लौटता है तो लाइमन श्रेणी का निर्माण होता है। तो लाइमन श्रेणी का निर्माण होता है। तो लाइमन श्रेणी का निर्माण होता है। सिमराई में एक ठो सीए बहुत फेमस है, बाबू नहीं जानता है? सोनू पंसारी नाम है उसका। श्री राधे रेस्टोरेंट भी खोला है आगे हाईवे पर, ठीक है ना। तो जो सीए करके इतना कमा लिए, कितना बड़का वहाँ रेस्टोरेंट रिजॉर्ट खोल लिए हाईवे के साइड में, क्या समझे। उनका ऑफिस जाएगा, तुम सिमराही में स्टेट बैंक के सामने में है, लगेगा कितना बड़का ऑफिस में पहुंच गए हैं, क्या समझे। इतना बड़का ऑफिस बनाई है वो। तो लाइमन श्रेणी क्या हुआ बोलो तो? लाइमन श्रेणी हुआ जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऊंची या उत्तेजित अवस्था से पहली कक्षा में या मूल अवस्था में लौट जाता है तो जो श्रेणी का निर्माण होता है उसको हम लोग लाइमन श्रेणी कहते हैं। बुझ गया बाबू? अब ये लाइमन श्रेणी का मतलब क्या है? लाइमन श्रेणी का मतलब ये है कि इसमें से विकिरण, जितना बार इलेक्ट्रॉन कूदेगा नीचे उतना बार रेडिएशन बाहर निकलेगा। ये मतलब है श्रेणी का, यही मतलब है कि यहाँ से कूदा 6 से 1 में कूदा तो यहाँ से कुछ रेडिएशन निकलेगा, फिर कूदा 5 से लेकर के 1 में तो इसमें से कुछ रेडिएशन बाहर निकलेगा, सब में से रेडिएशन बाहर निकलेगा। बाबू समझ गया कि नहीं? अब इसमें होता क्या है कि लाइमन श्रेणी जो आता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। किस में आता है ये भी याद रखेंगे, पराबैंगनी। क्षेत्र में आता है, अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है। इसका क्या मतलब है? एक चैप्टर तुम लोग को पढ़ाएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। एगो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें 7 प्रकार के तरंगों की चर्चा होती है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के तरंगों की चर्चा होती है, जिसमें से एक है जो हम लोग, जिसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं, जिसको हम लोग देख पाते हैं, जिसमें 7 रंग होता है ना, बैजानी पिनाला। वो विद्युत चुंबकीय तरंग का केवल एक भाग है, क्या समझे। लेकिन 6 भाग और होता है जिसमें आता है तुमको पराबैंगनी, है ना, इंफ्रारेड, क्या समझे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा किरण, ये सब आता है, क्या समझे। वो सब मिल करके क्या बनाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग बनाता है, समझ गए। और विद्युत चुंबकीय तरंग का केवल एक भाग है कौन? जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं, 7 रंगों से जो बना होता है ना, वो केवल एक भाग है विद्युत चुंबकीय तरंग का। इसके अलावा 6 भाग और हैं, ठीक है। उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग में। तो अभी हम लोगों को केवल ये जानना है कि जो लाइमन श्रेणी से जितना विकिरण निकलेगा वो सब पराबैंगनी क्षेत्र में होगा, समझ गया। लाइमन श्रेणी से जितना विकिरण निकलेगा वो सब किस क्षेत्र में होगा? पराबैंगनी क्षेत्र में होगा, अल्ट्रावायलेट रेंज में होगा। सूर्य से जो किरण निकलती है उसमें कौन सा क्या होता है? पराबैंगनी किरण होता है उसमें भी, है ना। सूर्य के किरणों में क्या होता है? पराबैंगनी किरण भी होता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। पराबैंगनी किरण क्या है? हमारे लिए नुकसानदेह है। इससे कैंसर तक हो सकता है यदि हम लोग बहुत समय तक पराबैंगनी किरण अगर हमारे शरीर पर पड़ता है तो वो क्या होगा? हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या समझे। अच्छा बताओ, सूर्य का जो पराबैंगनी किरण है वो पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है, ठीक है ना। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है। तो पराबैंगनी किरण जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सही नहीं है। तो लाइमन श्रेणी से जो विकिरण निकल रहा है वो किस क्षेत्र में जाता है? पराबैंगनी क्षेत्र में जाता है, समझ गए। इसको एक लाइन बना के लिख देंगे, लिख लो।
यह लाइमन श्रेणी में ही लिखेंगे, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के लाइमन श्रेणी में, नहीं सॉरी, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के पराबैंगनी क्षेत्र में, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में है, 4 को ऑप्शन दे देगा, पराबैंगनी क्षेत्र, इंफ्रारेड क्षेत्र और विजिबल क्षेत्र, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो पराबैंगनी क्षेत्र। दूसरा सीरीज लिखेंगे बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी। इसमें क्या होगा, देखो लाइमन श्रेणी में क्या हुआ था सुनील कुमार, लाइमन श्रेणी में क्या हुआ था, ऊंची ऊर्जा की अवस्था से n बराबर 1 में जंप मारा था इलेक्ट्रॉन। बामर, हाँ तब रेडिएशन निकला। तो लाइमन श्रेणी में हुआ क्या, ऊंची ऊर्जा की अवस्थाओं से n बराबर 1 में जंप मारा लाइमन श्रेणी में। तो बामर श्रेणी में कहाँ से कहाँ जंप मारेगा, ऊंची अवस्था से n बराबर 2 में जंप मारेगा। ठीक है ना, बामर श्रेणी में क्या होगा बोलो, ऊंची ऊर्जा अवस्थाओं से n बराबर 2 में द्वितीय कक्षा में जंप मारेगा। समझ गया। तो यहाँ पे जो ये जो श्रेणी है ये है लाइमन श्रेणी। कौन श्रेणी बोलो, लाइमन श्रेणी है ये कौन श्रेणी है, n बराबर 2 में जंप मारा, बामर श्रेणी, अंग्रेजी में बामर सीरीज, लाइमन सीरीज। तो लिखेंगे बामर श्रेणी की परिभाषा, लिखो बामर श्रेणी, लिखो जब इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊर्जा अवस्थाओं से, ऊंची ऊर्जा अवस्थाओं, ऊंची ऊर्जा अवस्थाओं से द्वितीय कक्षा से, द्वितीय कक्षा, द्वितीय कक्षा के कोष्ठ में लिख देंगे n बराबर 2, द्वितीय कक्षा मतलब n बराबर 2 में लौटता है, में लौटता है, तो बामर श्रेणी का निर्माण होता है, तो बामर श्रेणी का निर्माण होता है। तो बामर श्रेणी का निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊंची ऊर्जा अवस्थाओं से जब n बराबर 2 में लौटेगा तो बामर श्रेणी का निर्माण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय तरंग के किस भाग में पड़ता है, तो बोलेंगे दृश्य भाग में पड़ता है। हाँ, जैसे कि लाइमन श्रेणी किस में पड़ा था, पराबैंगनी क्षेत्र में है ना, या पराबैंगनी भाग में, तो बामर श्रेणी किस में पड़ेगा, दृश्य क्षेत्र में या दृश्य भाग में, विजिबल रेंज में। अब ये दृश्य भाग क्या होता है, हाँ बामर श्रेणी दृश्य भाग में आता है। अदृश्य भाग मतलब जिसको हम लोग देख पाते हैं अपनी आंखों से, उसको दृश्य भाग कहते हैं। क्या समझे, पराबैंगनी किरणों को हम लोग नहीं देख सकते हैं आंख से, क्या समझे, इंफ्रारेड को अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। एक्सरे को, एक्सरे करवाने गया है तुम लोग, कभी हाथ टूटा है तुम लोग का, तुम लोग का तो जरूर टूटा होगा। किसका किसका टूटा है, हाथ पैर सब, गोर हाथ कौन कौन तोड़ाया है बचपन से अभी तक, आज तक नहीं तोड़ाया गोर हाथ,
किसी का नहीं टूटा है रे, हैं? लेकिन एक्सरे हुआ है। गोड़ हाथ नहीं टूटा है आज तक? तुम लोग में से किसी का टूटा हो गोड़ हाथ? किसी का नहीं टूटा है। अनिकेत, गोड़ हाथ नहीं टूटा आज तक? तो जिसका टूटता है वो क्या लुच्चापनी करता है तभी टूटता है, ऐसे भी तो टूट सकता है। तो हाँ, तो लेकिन फिर भी कई बार एक्सरे करवाया जाता है। कोनो मनो सब खराब होता है तो लोग बोलता है, डॉक्टर सब बोल देता है एक्सरे, है ना। तो एक्सरे जो है तुम लोग करवाया होगा। कौन सी का एक्सरे कराया था? पैर का एक्सरे कराया था, ठीक है। तो एक्सरे जब करवाते हैं तो हम लोग को दिख नहीं पाता है, एक मशीन के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अपने से कई बार हम जाते हैं एक्सरे करवाने के लिए या किसी के साथ जाते हैं तो हम देखते रहते हैं अब निकलेगा एक्सरे, अब निकलेगा। पेशेंट खड़ा है, मशीन ऑन हो जाता है, हम इंतजार करते हैं एक्सरे निकलेगा, बोलता है हो गया एक्सरे, मतलब किरण दिख भी नहीं किया, हो गया एक्सरे। एक्सरे दिखता नहीं है, क्या समझे? एक्सरे नहीं दिखता है। मशीन के पास जाएंगे, इंतजार करेंगे कि अब एक्सरे निकलेगा, अब फोटो खींचेगा। एक्सरे करता क्या है? हम लोग के हड्डियों का फोटो खींच लेता है, और वही तो उस काला वाला जो पेपर रहता है उसमें हम लोग को दिखाई पड़ जाता है कि नहीं? तो वो शरीर के अंदर तक चला जाता है, चमड़ी को चीर करके एक्सरे अंदर तक जाता है और हड्डी का फोटो बना देता है, और वही फोटो हम लोग को कागज में नहीं मिलता है। आज जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर सब देख के समझ लेता है कि टूटल है कि क्या है, क्या समझे? हम लोग नहीं समझ पाते हैं लेकिन डॉक्टर सबको समझ में आ जाता है, समझ गया ना? तो एक्सरे क्या करता है? हमारे हड्डी का फोटो खींच लेता है। कैमरा से क्या करेंगे? कैमरा से खींचेंगे, उसके लिए छिलना पड़ेगा पहले, जैसे मुर्गी को छिलता है, तब हड्डी निकलेगा बाहर, तब उसका फोटो खिंचाएगा। लेकिन एक्सरे बिना छिलले खींच लेता है। कमाल का चीज़ है कि नहीं, है ना? अच्छा, ठीक है। अब एक्सरे का नाम एक्सरे क्यों पड़ा, उस पर भी चर्चा करेंगे, कभी और करेंगे चर्चा, ठीक है। तो एक्सरे को हम लोग नहीं देख सकते हैं, पराबैंगनी किरण को देख सकते हैं बाबू? नहीं देख सकते हैं। सूरज से जो पराबैंगनी किरण आ रही है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन दृश्य भाग का मतलब ये है कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और दृश्य भाग में 7 गो रंग आता है। दृश्य भाग में कितना रंग आता है? 7 रंग, जो कि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। जब भी सूर्य की प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। वही 7 रंग जो है, वही 7 रंग किस में जाता है? दृश्य भाग में। दृश्य भाग में वही 7 रंग होता है। और वो 7 रंगों को हम लोग कैसे याद रखते हैं? बैजानी पिनाला से याद रखते हैं ना। वही 7 रंग को हम लोग क्या बोलते हैं? दृश्य भाग कहते हैं। वो प्रकाश का दृश्य भाग है, लेकिन बाद बाकी और भी बहुत सारा भाग है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। समझ गए? तो लिखेंगे बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय तरंग के दृश्य भाग में पड़ता है। लिख लिया? ठीक है। तो आज हम लोग लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी की चर्चा किए, इसके आगे अगले बार चर्चा करेंगे।